रोहन और काव्या की नई नई शादी हुई थी। काव्या जब लाल जोड़े में सजी धजी पहली बार अपने ससुराल की चौखट पर पहुंची तो वहां सिर्फ परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। सुमित्रा जी ने खुशी खुशी काव्या की आरती उतारी और उसे घर के अंदर लेकर आई। आजा बेटा, आज से यह घर तेरा है। तभी काव्या ने बहुत ही शालीनता से झुककर सुमित्रा जी के पैर छुए, जिसे देखकर पास खड़ी बिमला ने कहा, अरे अरे बेटा, ये क्या बात हुई? सिर्फ अपनी सास के ही पैर छुएगी क्या? अगल बगल भी तो देख ले, हम भी तो खड़े हैं। माना कि हम रोहन की सगी चाची ताई नहीं है, पर मोहल्ले के नाते हम भी तेरी सास ही लगते हैं। और नहीं तो क्या सुमित्रा, तूने अपनी बहू को बताया नहीं पहले कि हमारे मोहल्ले में सभी बड़े बुजुर्गों का भी सास के बराबर ही मान होता है। काव्या बेटा, इधर आ, हमारे भी पैर छू, आखिर हम भी तो तेरी सास ही हैं। काव्या थोड़ी हैरान तो हुई, पर फिर भी चुपचाप उसे झुककर विमला, चंपा और वहां खड़ी 4-5 और आंटियों के पैर छू लिए। विमला और चंपा का सीना चौड़ा हो गया। जीती रहो बहू, और सुनो, अब तुम इस मोहल्ले की बहू हो। जब भी हम घर आए तो ये घूंघट थोड़ा नीचे रहना चाहिए, समझी? बिमला जी की बात सुनकर सुमित्रा जी बस मुस्कुरा दी। इस तरह हुआ काव्या का गृह प्रवेश। पर अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। शादी को 15 दिन बीत चुके थे। अब सुमित्रा जी का घर कम और मोहल्ले की औरतों का किटी पार्टी हॉल ज्यादा बन गया था। रोज शाम को 5 बजे बिमला, चंपा और उनकी मंडली सोफे पर आकर जम जाती और बेचारी काव्या पसीने से लथपथ किचन में उनकी फरमाइशें पूरी कर रही होती। अरे काव्या बेटा, कितना टाइम लगेगा चाय में? और सुन, कल तो तूने चाय में इलायची कम डाली थी, आज जरा कड़क बनाना और अदरक अच्छे से कूट कर ही डालना। मेरी तो बिना अच्छी चाय की शाम की थकान ही नहीं मिटती। और हाँ काव्या, चाय के साथ बस मठरिया ही मत ले आना। अरे जरा देख तो, आज बारिश का मौसम है तो जरा गर्मा गर्म प्याज और हरी मिर्च के करारे पकौड़े तल दे, और साथ में पुदीने की चटनी पीसना मत भूलना। सिलबट्टे पर पीसना, मिक्सी वाली में स्वाद ही नहीं आता। किचन के अंदर काव्या गैस के सामने खड़ी पसीने से भीगी हुई है। वो एक हाथ से चाय चला रही है और दूसरे हाथ से पकौड़ों का बेसन खोल रही है। सिलबट्टे पर पिसना, लो कर लो बात। मैं यहाँ ऑफिस का काम निपटा कर आई हूँ इन मोहल्ले वाली आंटियों की फरमाइश पूरी करने। हद है यार, अपने घर में कुछ खाती पीती भी है या सारा राशन यहीं आकर पूरा करती है? काव्या बेटा, तो थक गई है तो रहने दे, मैं चटनी बना देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, पर ये लोग रोज आ जाते हैं। मेरा आधा दिन तो बस इनकी चाय, पकौड़े और नमकीन सर्व करने में ही निकल जाता है। अरे बहू से कहो थोड़ा हाथ जल्दी चलाए और तू आकर बैठ हमारे पास, काव्या खुद कर लेगी सब। अरे कितनी खुशनसीब है काव्या, जो इसे इतनी सारी सास का प्यार मिला है और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। काव्या बेटा, हम रोज आएंगे तेरे पास, तुझसे ये मौका कभी नहीं छीनेंगे हम। लो भाई, कर लो बात। मुझसे काम करवाकर, गर्मी में घंटों किचन में खड़े करके नए नए पकवान बनवाकर ये मेरे ऊपर एहसान कर रही है। हाय रे मेरी किस्मत। काव्या अपनी किस्मत को कोसती हुई चटनी पीसने लगी। उसने ढेर सारा नाश्ता बनाया, फिर मोहल्ले की सारी आंटियों को नाश्ता करवाया, चाय पिलाई, तब जाकर वे वहां से गई। काव्या थक चुकी थी। रात का वक्त था। काव्या अपने कमरे में बेड पर बैठी अपने दर्द करते पैरों को दबा रही थी। रोहन अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। काव्या का सब्र अब जवाब दे चुका था। रोहन, मैं साफ बता रही हूँ, मैं कल से शाम को किचन में ताला ही लगा दूंगी। ये तुम्हारे मोहल्ले की विमला की चंपा बुआ, मेरे पिछले जन्म का कोई पाप है क्या? रोज आ जाती है मुंह उठाकर, काव्या चाय लाना, काव्या पकौड़े लाना। मैं इस घर की बहू हूँ या इनकी नौकरानी? अरे काव्या, शांत हो जाओ यार। नई नई शादी हुई है, मोहल्ले वाले तो मिलने आते ही है। अब हमारे यहाँ का रिवाज है, कोई घर आए तो उसे बिना खिलाए पिलाए कैसे भेज सकते हैं? तुम बेवजह इतनी हाइपर हो रही हो। हाइपर? अच्छा जी, रिवाज 1 दिन होता है, 2 दिन होता है? ये पिछले 20 दिन से रोज का फ्री का लंगर चल रहा है। तुम्हें क्या पता, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। यहाँ मेरी कमर टूट जाती है। एक तो मेरे ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम है, पहले घर पर बैठकर ऑफिस का काम करती हूँ, फिर ये सारी मोहल्ले की आंटियों की सेवा। तभी दरवाजा नॉक करके सुमित्रा जी कमरे में आती है। उनके हाथ में हल्दी वाला दूध है। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत परेशान है। ये मोहल्ले की औरतें किसी को चैन से जीने नहीं देती। मुझे भी इनका रोज रोज आना और तुझ पर इस तरह हुक्म चलाना पसंद नहीं है। ले, तेरे लिए हल्दी का दूध लाई हूँ, पी ले। तो फिर आप इन्हें मना क्यों नहीं करती थी मम्मी जी? आप तो इस घर की मालकिन है। अरे बेटा, कैसे मना करूं, ये मोहल्ले वाले हैं, 24 घंटे का साथ है। कल को अगर कुछ मुंह पर कह दिया तो पूरे मोहल्ले में मेरी और तेरी बुराई करेंगे कि सुमित्रा की बहू तो बड़ी घमंडी है। समाज में रहना है तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना। देखो, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है।
अरे तुम फिक्र मत करो काव्या, बस कुछ दिन की बात और है, धीरे धीरे इनका आना अपने आप कम हो जाएगा, तुम बस थोड़ा एडजस्ट कर लो। रोहन ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि कुछ दिन की बात है, लेकिन काव्या जानती थी कि ये आंटियां इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ऐसे ही ताने सुनते और फरमाइशें पूरी करते करते काव्या की शादी को 4 महीने बीत चुके थे। आज फिर हॉल में विमला काकी, चंपा बुआ और उनकी मंडली बैठी थी। गर्मी का दिन था और काव्या किचन में उनके लिए स्पेशल आलू के पराठे बेल रही थी। गैस की आंच और थकान की वजह से अचानक काव्या को बहुत तेज चक्कर आया। अरे बेटा क्या हुआ, आज पराठे में इतना टाइम क्यों लग रहा है, गैस धीमी है क्या? किचन से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ कुछ बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आती है, धड़ाम। काव्या क्या हुआ बेटा? सुमित्रा जी ने देखा कि काव्या फर्श पर बेहोश पड़ी थी। रोहन भी दौड़ता हुआ आया और उसने तुरंत काव्या को उठाया। दोनों घबराकर उसे पास के क्लिनिक ले गए। मोहल्ले की आंटियां भी पीछे पीछे, अरे क्या हो गया, कुछ खाया नहीं होगा, करती हुई पहुंच गई। डॉक्टर ने काव्या को चेक किया और बाहर आकर सुमित्रा जी की तरफ देखा। घबराने की जरूरत नहीं है सुमित्रा जी, गर्मी और थकान की वजह से चक्कर आ गया था, और हाँ, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, 2 महीने हो चुके हैं, बस अब इन्हें आराम की बहुत जरूरत है, भारी काम बिल्कुल मत करवाइएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे घर में पोता या पोती आने वाली है। मम्मी मैं पापा बनने वाला हूँ। मोहल्ले की औरतें भी बधाई देकर चली गई। रोहन और सुमित्रा काव्या को लेकर घर आ गए। रात को काव्या अपने कमरे में बेड पर आराम कर रही थी। उसे खुशी तो थी, लेकिन साथ में ये डर भी था कि अब ये मोहल्ले की आंटियां प्रेगनेंसी के नाम पर इसे और भी ज्यादा मुफ्त का ज्ञान देगी। तभी सुमित्रा जी हाथ में जूस का ग्लास लेकर कमरे में आई। रोहन भी वहीं खड़ा था। बेटा, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, पर मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुझे इन 4 महीनों में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे मम्मी जी, इसमें आपकी क्या गलती है? ये मोहल्ले वाली आंटियां है ही ऐसी। बराबर नहीं। मतलब ये कि बेटा, इन मोहल्ले की सासों ने तेरा बहुत खून पिया है, अब तेरी बारी है। डॉक्टर ने कहा है ना, प्रेग्नेंट औरतों को मूड स्विंग्स और क्रेविंग्स होती है, तो बस कल से तू अपना कार्ड खेलना शुरू कर दे और इसमें तेरा साथ मैं दूंगी। देखना ये लोग खुद को कितनी बड़ी सास मानती हैं। वाह मम्मी जी, अब सच में मेरा साथ देंगी? लो भाई, सास बहू की तो टीम बन गई, अब तो मोहल्ले की आंटियों की खैर नहीं। अगले दिन शाम को जैसी उम्मीद थी, विमला और चंपा ज्ञान का पिटारा लेकर सुमित्रा जी के घर हाजिर हो गई। काव्या सोफे पर तकिया लगाकर आराम से बैठी थी। अरे बहू, अब तो पैर भारी हो गए हैं, संभल कर चला कर, और हाँ, ये टीवी वीवी देखना बंद कर। हमारे जमाने में तो औरतें चक्की पीसती थी, तब जाकर नॉर्मल डिलीवरी होती थी। जा थोड़ा काम वाम कर, हमारे लिए एक कप बढ़िया सी चाय बना कर ला। ये सुनकर सुमित्रा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि काव्या ने अपना मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया। ओए माँ! क्या हुआ बहू, दर्द हो रहा है क्या? हाँ बुआ जी, वो मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और मितली भी आ रही है। मुझे ना कुछ बहुत तीखा और चटपटा खाने का मन हो रहा है। अरे तू सुमित्रा से बोल दे, वो कुछ बना देगी। नहीं काकी, मुझे मम्मी जी के हाथ का नहीं, आपके हाथ की आलू टिक्की चाट खानी है। हाँ, आपने कहा था ना, आप मेरी सास है। एक काकी सास अपने होने वाले पोता या पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा अगर मेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं हुई तो बच्चे के मुंह से लार गिरेगी। हाँ विमला, तू तो कल ही कह रही थी ना, तू इसे अपनी बहू मानती है। जा जल्दी से किचन में जा और मेरी बहू के लिए गर्मा गर्म टिक्की बना कर ला, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। विमला काकी बुरी तरह फंस चुकी थी। जिस बहू से वो कल तक काम करवाती थी, आज उसी बहू के प्रेगनेंसी के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। विमला काकी मुंह बनाते हुए किचन में गई और पसीने में लथपथ होकर टिक्की बनाने लगी। बाहर काव्या और सुमित्रा जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही 2 दिन बाद काव्या शाम के वक्त बाजार से कुछ फल और हल्का फुल्का सामान लेकर आ रही थी। उसके हाथ में 2 थैले थे जो बहुत भारी नहीं थे। तभी सामने से उसे चंपा बुआ आती दिखाई दी। उन्हें देखकर काव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अरे काव्या बेटा, तू इस हालत में बाजार क्यों गई थी? और ये क्या? और तुम्हें तो पैरों में हिल वाली चप्पल भी पहन रखी है, गिर गई तो? ना, ऐसे टाइम पर घर पर ही रहना चाहिए। उफ, चंपा बुआ जी, अच्छा हुआ आप मिल गई। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे ना अचानक बहुत वीकनेस फील हो रही है, ये थैले भी मुझसे बिल्कुल उठाए नहीं जा रहे। अरे तो किसी रिक्शा वाले को बुला लूं क्या? रिक्शा वाले को क्यों? जब मेरी अपनी बुआ सस यहाँ खड़ी है तो मैं गैरों की मदद क्यों लूं?
लीजिए ये थैले आप पकड़ लीजिए, घर बस यहाँ से 1 किलोमीटर ही तो दूर है और आप तो मेरी अपनी है ना। अरे पर मेरे घुटनों में। चलिए चलिए बुआ जी, डॉक्टर ने कहा है प्रेग्नेंट औरत का दिल दुखाना पाप होता है। आप थैले लेकर पीछे पीछे आइए, मैं जरा आइसक्रीम खाते हुए आराम से चलती हूँ। चंपा बुआ की तो नानी याद आ गई, जो चंपा बुआ दूसरों के घरों में बैठकर रानियों की तरह हुक्म चलाती थी। आज वो पूरे मोहल्ले के बीचों बीच काव्या के पीछे पीछे कूली की तरह थैले उठाकर चल रही थी। पसीने से उनका बुरा हाल था और काव्या मजे से आइसक्रीम का कप हाथ में लिए मुस्कुराते हुए आगे आगे चल रही थी। मोहल्ले वालों के सामने आंटियों का सारा रौब मिट्टी में मिल चुका था। कुछ दिन बीत गए। मोहल्ले की औरतें अब काव्या के सामने जाने से थोड़ा कतराने लगी थी, लेकिन काव्या ने तो ठान लिया था कि इन आंटियों का पूरा भूत उतार कर ही मानेगी। एक दिन रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था। अचानक काव्या के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ओए माँ, मैं तो मर गई, भगवान कोई मदद करो मेरी। क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रही है? दर्द हो रहा है क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे अभी के अभी कावेरी काकी के हाथों की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खानी है, वरना बच्चा पेट में कुलाची मार रहा है, मुझे अभी कचौड़ी चाहिए। सुमित्रा जी ने तुरंत शॉल ओढ़ी और आधी रात को जाकर कावेरी का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। क्या हुआ सुमित्रा? इतनी रात को दरवाजा क्यों तोड़ रही है? घर में सब ठीक तो है? कहाँ ठीक है, कावेरी बहुत जोर जोर से रो रही है। क्या रही है? उसे अभी इसी वक्त तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खानी है। तुम्हें कहा था ना तुम उसकी सास हो। अब जल्दी से गैस जलाओ कावेरी, वरना बच्ची रो रो कर पागल हो जाएगी। क्या? रात की 12 बजे कचौड़ी? पागल हो गई है क्या काव्या? मैं इतनी रात को आटा कहाँ से गूंथूं? ठीक है कावेरी, मत बनाओ, पर डॉक्टर ने कहा है अगर उसकी कोई भी क्रेविंग अधूरी रह गई तो बच्चे की सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। कल पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि एक सास ने अपनी प्रेग्नेंट बहू को भूखा मार दिया। अरे नहीं मत बताना किसी को, बैठो तुम, अभी कचौड़ियाँ बनाती हूँ। रात के 12:30 बजे बेचारी कावेरी नींद के मारे झूल रही थी और गैस के सामने पसीने में लथपथ होकर कचौड़ियाँ तल रही थी। लो सुमित्रा, बन गई कचौड़ी, जाओ जाकर काव्या को खिला दो और मुझे सोने दो। अब 2 कचौड़ी से क्या होगा, 2-4 और दे दे, अच्छी तरह खा लेगी बच्ची। ले जा, सब लेकर जा, पर मुझे सोने दे भगवान के लिए। हाँ ठीक है, तो फिर मैं ये सारी ले जाती हूँ। थैंक यू कावेरी, सास हो तो तेरे जैसी। ऐसा कहकर सुमित्रा मुस्कुराते हुए कावेरी से कचौड़ियां लेकर घर चली आई और सबने आराम से मजे लेकर खूब कचौड़ियां खाई। अगले दिन दोपहर का वक्त था। चंपा अपने घर में फुल वॉल्यूम पर स्पीकर पर भजन चलाकर आराम से सो रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से घंटी बजी। चंपा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने काव्या अपने कानों पर हाथ रखे मुंह लटकाए खड़ी थी। अरे काव्या बहू, तू यहाँ? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ से ठीक होगी बुआ जी, आपके स्पीकर की आवाज से मेरे पेट में बच्चा घबरा कर रो रहा है। अरे पर बच्चा पेट के अंदर कैसे रो सकता है? आपको क्या पता बुआ जी, आज सुबह ही डॉक्टर ने कहा अगर बच्चे के कान में एक बार भी कोई तेज आवाज गई तो बच्चा पैदाइशी बहरा हो सकता है। फिर आप ही उसे जिंदगी भर इशारों की भाषा सिखाएंगी। हे भगवान, नहीं काव्या, मैं आज से ये स्पीकर किसी कबाड़ी वाले को दे दूंगी बस। तो अपने घर जा और आराम कर, मेरे घर से अब एक सुई गिरने की आवाज भी नहीं आएगी। चंपा ने तुरंत स्पीकर के तार निकाल दिए। काव्या मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाते हुए वापस अपने घर आ गई। इस प्रेगनेंसी वाले कहर का असर ऐसा हुआ कि पूरे मोहल्ले की आंटियों में खौफ बैठ गया। जिस घर में रोज शाम को मोहल्ले की औरतों का दरबार लगता था, वहां अब एकदम सन्नाटा छा गया था। कोई भूलकर भी काव्या के सामने नहीं आती थी कि कहीं उसे पकोड़े या चाट की क्रेविंग ना हो जाए, या फिर वो कोई नया काम ही ना थमा दे। सुमित्रा जी और काव्या शाम को बालकनी में बैठकर मजे से अपनी अदरक वाली चाय पी रहे थे। मम्मी जी, देखा आपने मेरा कमाल, पिछले 10 दिन हो गए विमला काकी, चंपा बुआ, कावेरी काकी और बाकी कोई भी मोहल्ले की आंटियां हमारे घर के बाहर से भी नहीं गुजरी। ऐसा लग रहा है जैसे मोहल्ले में कर्फ्यू लग गया है। भाई कमाल तो तूने किया है बेटा। जो औरतें मुझे 20 साल से मुफ्त का ज्ञान देकर परेशान कर रही थी, तूने अपनी प्रेगनेंसी की एक ढाल से उन सब की बोलती बंद कर दी। अब तो मैं भी चैन की सांस ले रही हूँ। हाँ भाई, अब तो मेरी बीवी को भी शांति मिल गई और मोहल्ले की सीसीटीवी आंटियों के कैमरे भी बंद हो गए। कुछ महीनों बाद काव्या का 8वां महीना चल रहा था। एक शाम सुमित्रा जी पार्क में टहलने गई। वहां एक बेंच पर विमला, कावेरी और चंपा बैठी थी।
सुमित्रा जी को देखते ही तीनों ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर सुमित्रा जी उनके पास जाकर बैठ गई। अरे विमला, चंपा, कावेरी, क्या बात है, आजकल तुम लोग घर नहीं आती? पहले तो तुम लोगों के बिना मेरी शाम की चाय ही गले से नीचे नहीं उतरती थी। अरे वो क्या है ना सुमित्रा, मेरे घर में आजकल बहुत काम रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ सुमित्रा, और मेरे घुटनों में तो बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, पर देखो अब तो काव्या का 9वां महीना लगने वाला है, घर में छोटा बच्चा आएगा तो बहुत काम बढ़ जाएगा। तुम सब भी तो काव्या की सास हो और आने वाले बच्चों की दादी भी बनोगी, तो दादी का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। क्या कह रही है तू सुमित्रा, मैं समझी नहीं। अरे मतलब है कि मैंने तो सोच लिया है मैं घर के काम संभालूंगी। विमला, तू बच्चे के गंदे पोतड़े और पॉटी साफ करने की जिम्मेदारी ले लेना। और चंपा, तू तो वैसे भी घर में फ्री रहती है, तो तू बच्चे को दिन में 3 बार उसकी मालिश करने का काम संभाल लेना। और कावेरी, तू रात को जब बच्चा रोएगा ना तब उसे संभाल लेना। आखिर सास और दादी होने का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। अरे बाप रे, नहीं नहीं सुमित्रा, हम कोई सास वास नहीं है। हाँ सुमित्रा बहू, तेरी बहू है, तू ही उसकी असली सास है और तू ही सारा काम संभाल। हमारे तो घुटनों में दर्द है, हम तो अपने घर जा रहे हैं। सुमित्रा क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी घूम रही है, मुझे माफ कर। तेरी बहू, तेरा पोता पोती तू ही रख। विमला, कावेरी और चंपा लगभग दौड़ते हुए पार्क से भाग खड़ी हुई। सुमित्रा जी बेंच पर बैठी ठहाके लगाकर हंसने लगी। काव्या और सुमित्रा जी की जोड़ी ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी समझदारी और एक छोटे से नाटक से मोहल्ले की उन सभी आंटियों को सीधा कर दिया था जिन्हें दूसरों के घरों में टांग अड़ाने की बीमारी थी। सीमा जी की 2 बहुएं, बड़ी बहू साक्षी और छोटी बहू पूजा ने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाकर रखा हुआ है। मान गए, जैसी हमारी बहुएं हैं वैसी किसी के घर की नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी शर्मा जी कह रहे थे मोहल्ले के हर घर से झगड़े और कलेश की आवाजें सुन ली, लेकिन हमारे घर से नहीं आई आज तक, 2 बहुएं जबकि। अरे अरे, तारीफ करके क्या अब नजर लगानी है? नहीं नहीं, नजर ना लगे कभी। वैसे आज नाश्ते में क्या बना है? आज तो नाश्ता बड़ी बहू बना रही है। बना नहीं रही, बन गया है। क्या बनाया है बहू? पापा जी, आज मैंने सबकी पसंद का उपमा और साथ में इडली बनाई है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। नारियल की चटनी बनाई है या नहीं? हाँ हाँ, वो भी बनाई है। बहुत बढ़िया बहू, आज का नाश्ता तो काफी अच्छा है, जीती रहो। मम्मी जी, आप लोग नाश्ता शुरू कीजिए, तब तक मैं इन्हें जगा देती हूँ। ठीक है। साक्षी अपने पति को उठाने चली जाती है और पूजा घर का झाड़ू पोछा निपटाकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाती है। वाह, भाभी ने आज ये नाश्ता बनाया है। और क्या, मेरी बड़ी बहू किसी से कम तो नहीं है, 1 नंबर है हर चीज में। सुबह उठकर 2 तरह का नाश्ता बना दिया। जी मम्मी जी, वो तो दिख ही रहा है। कहना पड़ेगा साक्षी बहू का कोई मुकाबला नहीं। मम्मी जी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अरे नाश्ता तो करती जा। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में करती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। पूजा किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और साक्षी नाश्ता करने बैठ जाती है। अरे, अभी तक पूजा ने नाश्ता नहीं किया? अरे उसे तो बड़ा काम है। अभी तो झाड़ू पोछा किया था ना? हाँ, मैंने कहा था ना कि नाश्ता कर ले, लेकिन उसने कहा नहीं, पहले खाना बनाएगी फिर कुछ खाएगी। अरे सच में, मुझे तो मेरी छोटी बहू पर बड़ा गर्व है, इतना सारा काम करती है और फिर खाना बनाने भी गई। जी मम्मी जी, वो तो है। और क्या, ऐसी बहू तो सबको मिलनी चाहिए। मम्मी जी, मैं कपड़े धोकर आती हूँ। अरे पर नाश्ता तो कर जा। नहीं मम्मी जी, अभी भूख नहीं है, पहले काम निपटा दूँ। ठीक है। दोपहर को पूजा ने सभी के लिए खाना बनाया और सीमा ने खाना देखते ही साक्षी से कहा, देख रही है साक्षी बेटा, खाने में 2 सब्जी बनाई है, मेरी छोटी बहू के तो क्या ही कहने। मम्मी जी, कपड़े सूख गए होंगे, मैं उठा लाती हूँ। हाँ बहू, फिर धूप तेज हो जाएगी, अभी उठा ला। पूजा गरम गरम रोटियां सेक कर सबको परोस रही थी कि तभी सासू माँ ने बड़ी बहू की तारीफों के पुल बांध दिए। बड़ी बहू को देखो, 10-10 जोड़ी कपड़े धोकर डाल दिए और अब धूप में उठाने भी गई है। मैंने तो कहा शाम को चली जाए, लेकिन नहीं, काम करने की लगन बहुत है। मम्मी जी, खाना खाइए ना। अरे बड़ी बहू को तो आने दो, अब उसके बिना कैसे खा लूं, कितना काम करती है बेचारी। हाँ वो तो है, दीदी काम तो बहुत करती हैं। सिर्फ तारीफ नहीं करना है, सीखो कुछ। हाँ मम्मी जी, सीख लूंगी।
अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के साथ मार्केट गई हुई थी और वहां पर दोनों अपनी अपनी पसंद के हिसाब से साड़ियां पसंद कर रही थी। मम्मी जी ये देखिए, ये साड़ी कैसी है? बहू ठीक ठाक है, लेकिन जरा साक्षी की पसंद तो देख। मम्मी जी वो रंग उन पर ही अच्छा लगता है। कुछ भी कहो, पसंद तो साक्षी की ही अच्छी है। ठीक है, मैं दूसरी तरफ देख कर आती हूँ कुछ और। ठीक है, जा जा। अरे मम्मी जी आप यहाँ खड़ी हैं, ये सूट तो देखिए कैसा लग रहा है। सूट तो बेटा पूजा ने अच्छे पसंद किए हैं। मम्मी जी उसे सूट की जानकारी अच्छी है। तो तू सीख लेना बेटा उससे कुछ। अब तेरी देवरानी इतनी काबिल है तो सीखने में क्या जाता है। जी मम्मी जी, मैं पूजा से ही पसंद करवा लेती हूँ फिर। और क्या, देख तो कितने सुंदर सुंदर सूट पसंद करने गई है वो। तो मैं वहीं चली जाती हूँ। लेकिन अब तो मैंने उसे साड़ी का बोल दिया, तो तू देख ले जो तुझे सही लगे। ठीक है मम्मी जी। सभी लोग शॉपिंग से वापस घर आते हैं और देखते हैं कि घर में पड़ोसन विमला बैठी हुई थी। अरे लौट आई आप, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था? हाँ मुझे काम तो था ही, कल मेरे घर में कीर्तन है। अच्छा, तो हमें बुलाने आई हो? बताने आई हूँ, आपको आना ही है, बुलाने का काम पड़ोसियों के बीच नहीं चलता। हाँ हाँ आ जाएंगे। बहू चाय पानी तो ले आओ। मैं लाती हूँ मम्मी जी। अरे छोटी तुम आराम करो, मैं ले आती हूँ। मैं जाती हूँ ना दीदी, मैंने कहा ना मैं जा रही हूँ। ठीक है जाइए। साक्षी रसोई में जाकर चाय चढ़ा देती है और मन ही मन बड़बड़ाती है। कुछ छोटे छोटे काम करके मम्मी जी की बड़ी बड़ी तारीफ लेना चाहती है छोटी। मैं भी जेठानी हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगी। चाय नाश्ता तो मैं ही करवाऊंगी। साक्षी चाय और गरम गरम पकौड़े तलकर बाहर आती है और विमला जी को देती है, लेकिन यहाँ भी उसकी सास सीमा पूजा की ही तारीफ कर रही थी। मेरी छोटी बहू पूजा एक साथ इतने काम करती है कि क्या बताऊं। बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा तो चुटकियों के काम है। मम्मी जी चाय, और पूजा के हाथ की चाय के तो क्या ही कहने। साक्षी बहू तूने पूजा को क्यों नहीं करने दिया काम? कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग कीजिए नाश्ता, मैं कमरे में जा रही हूँ। साक्षी अपने दांत पीसते हुए कमरे में आ जाती है और पूजा अपना पार्सल रिसीव करने दरवाजे पर। अरे वाह, दीदी ने पकौड़े बनाए हैं। कुछ सीखो बड़ी बहू से, अकेले गर्मी में खड़े होकर चाय बनाई, पकौड़े तले और अब देखो देने आई। तुम क्या करती रहती हो? वो तो दीदी ने ही मना किया था ना। अरे तो भी मदद तो करनी चाहिए थी ना। जी मम्मी जी। विमला मेरी बड़ी बहू 2 हाथों से ही ऐसे काम करती है जैसे 4 हाथ हो। लेकिन अभी तो तू, अब तेरे घर जाने का वक्त आ गया है, ये पकौड़े भी ले जा। अरे पर कल कीर्तन में मिलते हैं। विमला वहां से चली गई और पूजा के सामने साक्षी की तारीफों की नदी एक बार फिर सीमा ने बहा दी। देखो विमला भी बड़ी बहू की तारीफ कर रही थी। दीदी की तारीफ तो कौन नहीं करता है। हाँ तो उसके काम है ऐसे, तुम भी करो, फिर देखो सब तुम्हारी भी तारीफ करेंगे ही। जी मम्मी जी करूंगी। धीमे धीमे दिन गुजर रहे थे। सीमा कभी पूजा से साक्षी की तारीफ करती तो कभी साक्षी से पूजा की। एक दिन पूजा की सहेलियां घर आई हुई थी। अरे वाह पूजा, ये सब तुम्हारी सहेलियां हैं? हाँ दीदी, आइए बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, तुम लोग मजे करो आराम से, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है दीदी। साक्षी अपने कमरे में जाती है कि रास्ते में ही सीमा उसे टोक कर कहती है, बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। पूजा बहू को देखो कैसे अपनी सहेलियों के साथ हंस खेल रही है, और तुम पता नहीं मुंह फुलाए घूमती रहती हो। मम्मी जी मेरी सहेलियां दूर दूर रहती हैं। तो भी कभी मोहल्ले की औरतों के यहाँ भी बैठने नहीं जाती हो तुम? कोई व्यवहार ही नहीं है, पूजा बहू को सब जानते हैं। सीख लूंगी मैं ये भी। हाँ हाँ जरूर सीख लेना। थोड़ी देर बाद पूजा अपनी सहेलियों से फ्री हो जाती है और सासू माँ अपने शब्दों के बाण लेकर उसके पास पहुंच जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? कितना शोर मचाया आज तुम सबने, मेरा तो सिर दर्द हो गया। एक साक्षी को देखो, उसकी कोई सहेली घर नहीं आती, शांति रहती है, और न वो किसी के घर बैठने उठने जाती है। मम्मी जी लेकिन उनकी तो सहेलियां दूर है ना। अरे फिर भी मोहल्ले में कभी भटकते देखा है तुमने उसे? नहीं मम्मी जी। तो कुछ सीखो, हर काम में परफेक्ट है बड़ी बहू। जी मम्मी जी। अभी देखो शाम का खाना बनाने गई है। हाँ। दिन भर के इतने काम करने के बाद भी खाने में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बनाती है बड़ी बहू। मम्मी जी मैं तो खाने के बाद के बर्तन धो दूंगी ना। अरे बर्तन तो वो 2 मिनटों में निपटा देती है। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, अभी थोड़ा थक गई हूँ। शाम तक घर के सारे काम निपट चुके थे। पूजा किचन में बर्तन धो रही थी और मौका देखकर दोनों बहुओं की प्यारी सासू माँ अपनी बड़ी बहू के कमरे में जा पहुंची। क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस सोने वाली हूँ।
अच्छा, तेरा तो सोने का टाइम हो गया और उधर किचन में अभी तक पूजा बहू काम कर रही है। मम्मी जी, उसके ही हिस्से का काम बचा है बस। अरे फिर भी दिन भर में कितना काम करती है, मैं तो बस उसे काम में ही लगा देखती हूँ, बहुत मेहनती है वो तो। हाँ मम्मी जी, आपकी लाडली बहू बन गई है ना अब तो वो पूजा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच में देखा जाए तो पूजा बहू का मन भी काम में लगता है। इतना खाना बनाना, 2 सब्जी बनाना, साथ में मीठा भी, सब कुछ बड़े मन से करती है वो तो। मम्मी जी, अब रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जाकर आप भी आराम कीजिए। हाँ हाँ, जाती हूँ। साक्षी ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन अभी सीमा को कहाँ चैन पड़ा था। वो आ गई किचन में। अरे मम्मी जी, आप अब तक सोई नहीं? क्या बहू, कहाँ सो जाऊं अभी, अभी तो बड़ी बहू के हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाया शाम को, अभी टहलना तो बनता है। सही है मम्मी जी। वो तो ठीक है, लेकिन तू जल्दी जल्दी काम किया करना। बड़ी बहू को देखो कितने आराम से अपने कमरे में सोने भी चली गई, और तू अभी तक बर्तनों में ही लगी है। आखिरी का काम है ना मम्मी जी। तो क्या हुआ, आखिरी का हो या पहले का, बड़ी बहू तो सब काम में नंबर 1 है। जी मम्मी जी। चलो अब मैं सोने जाती हूँ, रसोई की लाइट बंद कर देना। ठीक है मम्मी जी। पूजा अपने काम में लगी हुई थी और दूसरी तरफ साक्षी की आंखों से नींद दूर भाग चुकी थी। क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो? कैसे सो जाऊं, आंखें बंद करके? आपसे तो बात ही नहीं करनी है मुझे। तो फिर क्या हुआ, बताओ तो। मैं इतना कुछ करती रहती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को हमेशा पूजा की ही तारीफ करनी होती है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे तो फिर मेरी सारी मेहनत तो बेकार है ना। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, हर बार पूजा ऐसी पूजा वैसी, जब देखो तब पूजा पूजा पूजा। अरे बाप रे, तुम्हारा पारा तो ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। हाँ तो बहुत हो गया। मम्मी जी को मेरा किया एक काम अच्छा नहीं लगता है, कमरे में आकर पूजा की तरफदारी करके गई हैं। मैंने तो नहीं सुना। वो तो दुनिया के लोग मुझे आके 4 बातें सुना भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दुनिया कहाँ से आ गई बीच में? अब और नहीं विवेक जी, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं अब मम्मी जी को बता दूंगी कि मैं कम नहीं हूँ पूजा से। कैसे? पूजा 2 काम करती है ना, अब मैं 4 काम करके दिखाऊंगी। वो कैसे होगा? आप बस देखते जाइए। ठीक है, अब सो जाओ, बहुत दिमाग चला लिया। साक्षी कुछ प्लान बनाते बनाते सो गई, लेकिन पूजा बर्तनों से फ्री होकर अपने पति पर बरस पड़ी। तुम्हारी माँ को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो दीदी की तारीफ करती रहती हैं। तो तुम्हें भाभी से जलन हो रही है? ओ हेलो, उनसे अच्छा काम कर लेती हूँ मैं, मुझे कोई जलन वलन नहीं होती। तो फिर क्या हुआ? सासू माँ हमेशा दीदी की तारीफ करती रहती हैं, मैं कोई काम करूँ उन्हें दिखाई नहीं देता। मुझे तो लग रहा है तुम ज्यादा सोच रही हो। ज्यादा नहीं, कम। तुम्हारी माँ मेरी कम ही तारीफ करती हैं, हमेशा दीदी की करती हैं। तो तुम क्या करोगी अब? करना क्या है, अब मैं भी मम्मी जी को दिखा दूंगी कि मैं किसी से कम नहीं। ठीक है। अगले दिन तो जैसे घर में प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। पूजा और साक्षी एक दूसरे को देखकर मुंह बना रही थी। अरे घर के सारे पर्दे कहाँ गए? पर्दे छोड़ो, सोफे पर कवर भी नहीं है और कमरे में बेडशीट भी नहीं है। ये सब कहाँ गया? बहू, ओ बहू, तुम दोनों कहाँ हो? हम यहाँ हैं मम्मी जी, बाथरूम में। एक जगह क्या कर रही हो तुम दोनों? मम्मी जी मैं पर्दे और बेडशीट धो रही हूँ, और मैं सोफे के कवर और सबके कपड़े। लेकिन क्यों? क्योंकि मम्मी जी मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे ज्यादा काम करे। अरे साक्षी, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है। मेरे कपड़े कहाँ गए पूजा? मैंने धो दिए। अब कोई 10 कपड़े धो सकता है तो मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी 20 कपड़े धोने का दम रखती हूँ। हे भगवान, तो क्या घर के सारे कपड़े धो दिए? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, पापा जी, आपके कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। तो आज क्या पहनेंगे हम सब? पता नहीं, अब वो सब तो धुल गया। तुम दोनों कपड़े धोने में लगी रहोगी तो अभी तो झाड़ू पोछा भी बचा हुआ है। मैं करती हूँ। पूजा कपड़े वपड़े धोकर घर की साफ सफाई में लग जाती है और वो एक ही जगह 4 बार पोछा लगा रही थी। बहू, ये क्या कर रही है तू? बार बार पोछा क्यों लगा रही है? मम्मी जी, आपको कहा ना, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे ज्यादा काम करे, मैं ही अच्छा काम करूंगी। लेकिन पीछे से साक्षी झाड़ू लगाती आ रही है और साथ में पोछा भी। बहू, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में पोछा क्यों है? पापा जी, ये मेरा टैलेंट है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोई तो बस अकेले एक ही काम कर सकता है, मैं तो दोनों कर सकती हूँ। न जाने क्या हो गया है बहुओं को। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे? कुछ भी बना दो बहू। अभी बनाती हूँ। पूजा रसोई में आती है और एक साथ नाश्ते में 4-4 तरह की डिशेस बना देती है। लीजिए, नाश्ता तैयार है। अभी नहीं, अभी रुकिए। क्यों बहू, अब क्या हुआ? कोई तो बस 4 ही बना पाता है, मैंने तो 8 बनाई है।
ये क्या है, आज कोई पार्टी है क्या? बाहर से लोग आ रहे हैं? नहीं, ये सारा नाश्ता आप लोगों के लिए है। इतना सारा? हाँ हाँ, खाइए ना। विवेक एक एक कर नाश्ता चखता है और उसका मुंह बन जाता है। ये क्या, सब बर्बाद कर दिया। किसी में नमक ज्यादा है तो किसी में मिर्ची। क्या बनाया है ये? ओह, जल्दी जल्दी में थोड़ी गलती हो गई। आप ये खाइए जेठ जी। अरे बाप रे, सब में नमक की जगह शक्कर मिला रखी है। हैं? ये कैसे हो गया? तुम दोनों ने मिलकर ये सब बर्बाद कर दिया। अब कुछ नॉर्मल खाने को मिलेगा या नहीं? अब तो हम सीधा खाना खाएंगे। तो मैं खाना बनाती हूँ। मैं बनाकर दिखाऊंगी। मैं बना दूंगी जल्दी। दोनों भागती हुई किचन की तरफ जाती है और आपस में टकराकर गिर जाती है। अरे क्या गिरा दिया? ठीक तो हो ना तुम दोनों? हाँ मम्मी जी। क्या हुआ, इन दोनों को आपस में प्रतियोगिता क्यों करने लगी? पता नहीं मुझे तो, मैंने तो कुछ नहीं किया। दोपहर का खाना बनकर तैयार होता है और दोनों बहुएं तरह तरह के पकवान के साथ तैयार थी। तुम दोनों ने ये सब क्यों बनाया है? कोई खाने पर आने वाला है क्या? अरे वो सब छोड़ो, मेरी सफेद वाली शर्ट पर रंग लगा हुआ है। मिक्स करके सारे कपड़े किसने धोए? तुम्हारी शर्ट तो चलो नए फैशन में आ गई, मेरी तो धोतियां लाल पीली हो रही हैं। कोई बात नहीं पापा जी, ये सब फैशन ही है आजकल का। फैशन छोड़ो, तुम दोनों ने किचन का क्या हाल किया है? और ये सारा खाना तो 4 दिन चलेगा। नहीं मम्मी जी, बस सब्जी, पूरी, रायता, खीर, आलू, पनीर, छोले, राजमा, यही सब तो बनाया है। ये देखिए मम्मी जी, 4 नहीं 8 तरह की सब्जियां, मीठे में 2 तरह की खीर और सलाद भी है। इतना सारा बनाया, सारा तेल राशन आज ही लगा दिया है। ये 4 लोगों का नहीं, 40 लोगों का खाना है बहू। मम्मी जी, कोई कह रहा था 50 पूरी बना देगा। ऐसा थोड़ी ना होने दूंगी मैंने भी 100 बनाई है। और मैंने 1 पतीला नहीं बल्कि 2 पतीला भर की सब्जी बनाई है। पापा जी, ये लीजिए राशन की लिस्ट, खत्म हो गया था। 2 महीने का तेल 1 दिन में लग गया। काजू बादाम सब खीर में डाल दिए। इतना खर्चा किस लिए है? मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? खाइए ना आप लोग। हाँ हाँ, खा रहे हैं। दोनों बहुओं में अब तक कांटे की टक्कर शुरू हो चुकी थी। घर का एक एक काम बड़ी बारीकी से किया जा रहा था। अरे, तुम ऊपर चढ़ के क्या कर रही हो? मैं पंखे साफ कर रही हूँ और साथ में सीलिंग की सफाई भी हो जाएगी। उससे क्या होगा, मैं घर की दीवारें धोकर दिखाऊंगी। पूजा ने घर की दीवारों पर पानी डाल दिया और घर में पानी हर तरफ भर गया। अब सही है। अरे बाप रे, तुम लोग क्या कर रही हो? तुम 1 बार धो पाओगी, मैं 5 बार धो दूंगी। मैं कम नहीं हूँ तुमसे। मम्मी जी देखिए, मैं पूजा से ज्यादा काम करती हूँ। और मैं दीदी से ज्यादा। मम्मी जी, आप नोट कर रही है ना? रुक जाओ, मेरी ही गलती थी। मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ करूंगी तो तुम दोनों काम और भी परफेक्ट करके दिखाओगी, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे घर का सुपड़ा साफ कर दिया। तो मम्मी जी, आप जानबूझकर कर रही थी? हाँ, मुझे तुम दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों ही अच्छी हो। बस मुझे लगा कि ऐसे करने से ज्यादा अच्छा कुछ होगा, और इसके चक्कर में सत्यानाश हो गया। घर में बिगड़ते काम देखकर सीमा को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो अपनी बहुओं से कहती है, हाँ बहू, तुम दोनों एक काम करो, लेकिन ढंग से करो। ये कंपटीशन छोड़ दो।